हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिपोर्ट्स के विषय में और आगे की चीज़ें जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के यूनिट 2 की बची हुई हैं। आई थिंक इस लेक्चर में या फिर 1 से 2 और लेक्चर्स लगेंगे जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप इन लेक्चर्स को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब वो आप गलती करें या फिर सही करें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे कोई प्रश्न नहीं होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। समझ में सारे प्रश्न आएंगे क्योंकि हम कंप्लीट थियरी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो भी रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, हम लोग स्पेशल रिपोर्ट के विषय में बात कर रहे थे कल और बीच में लेक्चर शायद टेक्निकल एरर की वजह से कट गया था और आज हम लोग उसके बाद बात करने वाले हैं। तो फॉलोइंग मैटर्स which may be covered which are required to be covered in special report। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो स्पेशल रिपोर्ट में कवर की जाती हैं? तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी। द सेकेंड वन थिंग इज मेक और बाई डिसीजंस, क्रिएटिंग ऑफ न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट रिडक्शन स्कीम्स, वेदर टू परचेज और हायर अ फिक्स एसेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। यानी ये सारी चीज़ें स्पेशल रिपोर्ट में आती है। स्पेशल रिपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा रिपोर्ट जो मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे बनाया जाता है और ये रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। इसमें किसी स्पेसिफिक मैटर्स के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये रिपोर्ट डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होता है। ये जो रिपोर्ट होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। आगे हम बात करें तो अगला है मैनेजमेंट लेवल रिपोर्ट्स। सो व्हाट आर द मैनेजमेंट लेवल रिपोर्ट्स? मैनेजमेंट लेवल रिपोर्ट is classified, management level is classified into top level, middle level and lower level। आपको पता है कि मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो a report can be useful to all the levels of management, hence a report is prepared and submitted according to the levels of management। यानी मैनेजमेंट लेवल रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स को लिखा जाता है। या तो टॉप लेवल को लिखा जाएगा, या तो मिडिल लेवल को, या तो लोअर लेवल को, या तो सभी को लिखा जाएगा। इन दिस केस, इन द केस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन मोर समराइज्ड वे। यदि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो काफ़ी समराइज्ड वे में लिखना होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कमाल संभालता है। और यदि वो ज़्यादा रिपोर्ट पढ़ने में अपना समय निकाल देगा तो फिर उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी लेने होते हैं, उसके लिए उसके पास समय कम बचेगा। सो बट इन द केस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन अ मोर डिटेल्ड वे। लेकिन यदि हम कोई रिपोर्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमको रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखना होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को लिखेंगे तो समराइज्ड वे और लोअर लेवल मैनेजमेंट को लिखेंगे तो डिटेल्ड वे में लिखेंगे, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट की उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो काफ़ी उसका काम का दायरा सीमित होता है। अब इसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स आ सकते हैं? रिपोर्ट्स टू फोरमैन, रिपोर्ट्स टू फर्स्ट लाइन मैनेजर, रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट मैनेजर, रिपोर्ट्स टू जनरल मैनेजर, रिपोर्ट्स टू कंपनी सेक्रेटरी एंड रिपोर्ट्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर। आप रिपोर्ट फोरमैन को लिख सकते हैं, आप रिपोर्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर को लिख सकते हैं, आप रिपोर्ट अपने कंपनी के डिपार्टमेंट मैनेजर को लिख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर या फिर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, जिसको भी लिखने की आवश्यकता है। या फिर आप जनरल मैनेजर कौन होता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, तो उसको लिख सकते हैं। या फिर कंपनी सेक्रेटरी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, आपको पता होगा। इसको की मैनेजरियल पर्सन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203, आपका एक सेक्शन 203 है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, जो आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है, ही इज़ अ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठता है। तो आप रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी लिख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स डेट आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिफोर द एक्सटर्नल पार्टीज सच एज शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। यानी ऐसे रिपोर्ट्स जो एक्सटर्नल पार्टीज को लिखे जाते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स को लिखे जाते हैं, गवर्नमेंट को लिखे जाते हैं या फिर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को लिखे जाते हैं, वो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होते हैं। अब एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो पहला रिपोर्ट है रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को रिपोर्ट लिखा जा सकता है, डिविडेंड डिक्लेरेशन के रिलेटेड रिपोर्ट लिखा जा सकता है, या फिर जनरल मीटिंग के रिलेटेड रिपोर्ट लिखा जा सकता है।
रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिपोर्ट लिखा जा सकता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल्स टैक्स से रिलेटेड अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप गवर्नमेंट को। रिपोर्ट टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं। और क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में जो हम अवेल कर रहे हैं उनसे, या फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में लिख सकते हैं। रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को भी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को भी लिख सकते हैं। यदि आप एक लिस्टेड कंपनी है तो ध्यान देना है, यदि आप एक लिस्टेड कंपनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज को भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। यदि आप एक अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर रिपोर्ट आप किस लिए लिखेंगे? कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमको लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर्पज से लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट कर रहे हैं तो जनरली आप लिस्टेड कंपनी होंगे ऐसा माना जाता है। सो जनरली एवरी कंपनी हैज लिस्टेड इट्स शेयर्स any one of the stock exchange, hence a report on the prescribed form has to be submitted to the stock exchange authorities. In addition, a copy of annual accounts has also to be sent to them. यानी आपको स्टॉक एक्सचेंज को अपने शेयर्स की ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो स्टॉक एक्सचेंज बताता है कि आपको इस फॉर्मेट में अपना रिपोर्ट लिखना है। यदि हम डिफरेंस की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट में, तो इंटरनल रिपोर्ट क्या होता है? जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लिखा जाता है, और एक्सटर्नल रिपोर्ट यानी जो आउटसाइडर्स को लिखा जाता है। पर्पस क्या होता है? इंटरनल रिपोर्ट में हम इनसाइडर्स को किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए लिखते हैं, और एक्सटर्नल रिपोर्ट में हम आउटसाइडर्स को किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए लिखते हैं। यानी यदि हमको कोई इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, अपने कंपनी के इनसाइडर्स को प्रोवाइड करना है तो हम इंटरनल रिपोर्ट लिखेंगे, और यदि कोई इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करना है तो उस केस में हम एक्सटर्नल रिपोर्ट लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन फ्लो, जनरली इंटरनल रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट से सुपरवाइजर यानी डाउनवर्ड हायरार्की में फ्लो होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है रिपोर्ट में। और यदि हम एक्सटर्नल रिपोर्ट की बात करें तो एक्सटर्नल रिपोर्ट में फ्रॉम कंपनी टू गवर्नमेंट, बैंकर्स, शेयर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कंपनी से गवर्नमेंट को रिपोर्ट लिखा जाता है, इसका इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। कंपनी से बैंकर्स को लिखा जा सकता है, शेयर होल्डर्स को लिखा जा सकता है, टैक्स अथॉरिटीज़ को लिखा जा सकता है। डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, मोस्टली फॉर्मल बट दिस कैन इवन बी इनफॉर्मल, यानी इंटरनल रिपोर्ट्स ज़्यादातर पे आपके फॉर्मल होते हैं यानी ऑफिशियल होते हैं, जिसमें आपकी ऑफिशियल चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, किसी डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड कोई बात लिखी जाती है। लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिपोर्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट कौन सा होता है? जो किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है। तो आपका जो इंटरनल रिपोर्ट है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्ट हमेशा फॉर्मल होता है। लेंथ ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो इंटरनल रिपोर्ट लॉन्ग रिपोर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट रिपोर्ट भी हो सकता है, लंबे में भी लिखा जा सकता है इस रिपोर्ट को, और शॉर्ट और कंसाइज वे में भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्ट्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लेंदी होते हैं, और ये इनवेरिएबल होते हैं, यानी ये हमेशा बदलते रहते हैं। बदलते नहीं रहते, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट रहते हैं, यानी ये एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आउटसाइडर्स को लिखे जाएंगे, और ये जनरली इनका फॉर्मेट लंबा होगा, इनका लेंथ होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंटरनल रिपोर्ट। यूजर्स की बात करें तो दीज आर मेन फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस लाइक मैनेजमेंट, ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़। इंटरनल रिपोर्ट्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जो हमारे बिजनेस के इंटरनल स्टेक होल्डर्स है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी के ऑनर्स, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनको लिखा जा सकता है। और एक्सटर्नल रिपोर्ट लिखा जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, जो हमारी कंपनी में स्टेक होल्डर तो हैं लेकिन वो आउटसाइडर्स हैं, वो बाहर के लोग हैं, तो उनको एक्सटर्नल रिपोर्ट लिखा जा सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो एक्सटर्नल रिपोर्ट काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है, क्योंकि इसमें केवल हमारे कंपनी के लोग ही जानते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ ही जानते हैं, इसके विषय में पब्लिक एट लार्ज को कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि हम एक्सटर्नल रिपोर्ट की बात करें तो एक्सटर्नल रिपोर्ट में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, उसमें सभी लोग आपके रिपोर्ट के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि आप लिख ही रहे हैं आउटसाइडर्स को, तो जाहिर सी बात है आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। पीरियोडिक रिपोर्ट, द पीरियोडिक रिपोर्ट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, समरी ऑफ इवेंट्स that present essentially the same type of information updated at regular intervals such as every week, every day, every month. It is called periodic report.
यानी पीरियोडिक रिपोर्ट एक तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है जिसमें हम इवेंट्स की समरी को प्रेजेंट करते हैं, और ये जो रिपोर्ट होता है वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद बनाया जाता है। हो सकता है ये हर दिन बनाया जाता हो सकता है हर वीक में बनाया जा सकता हो, या ये भी पॉसिबल है कि ये हर एक मंथ में बनाया जा सकता हो। सो पीरियोडिक रिपोर्ट को हम रेकरिंग रिपोर्ट भी कहते हैं। क्यों इसको रेकरिंग रिपोर्ट कह रहे हैं? क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है समथिंग विच रिपीट इटसेल्फ, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, दोहराती है। तो पीरियोडिक रिपोर्ट क्या करता है, हर एक टाइम पीरियड के बाद लिखा जाता है, यानी इसको बार बार रिपीट किया जाता है। जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर इशूड रेगुलरली ऑन शेड्यूल डेट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स को शेड्यूल डेट्स पे आपका रिलीज किया जाता है। शेड्यूल डेट्स का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड डेट तय किया गया है कि हर 15 दिन के बाद आपका ये रिपोर्ट आपको रिलीज करना है। दे आर जनरली अपवर्ड डायरेक्टेड एंड सर्व मैनेजमेंट कंट्रोल, और जो पीरियोडिक रिपोर्ट होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट में फ्लो करते हैं, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट में फ्लो करते हैं। प्री प्रिंटेड फॉर्म्स एंड कंप्यूटर जनरेटेड डेटा कंट्रीब्यूट टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स होता है उसमें प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं, उसका फॉर्मेट प्री प्रिंटेड होता है, पहले से ही प्रिंटेड होता है, और वो कंप्यूटर जनरेटेड डेटा को लेके प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अ प्रोग्रेस रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स एन अपडेट ऑन द फॉलोइंग: scientific and financial aspect of your business, degree of fulfillment of project work plan for the relevant period, continued relevance of the objectives and breakthrough potential, इसके विषय में आप जानकारी दे सकते हैं। synergies between industry, academia, SME, small and medium enterprises and other stakeholders, management quality of the project, any deviations and risk, major achievements, the use and disseminations of results, इन सारी चीज़ों में आप लिख सकते हैं अपना पीरियोडिक रिपोर्ट। यदि हम बात करें आगे तो पीरियोडिक रिपोर्ट कई प्रकार का होता है। एक होता है इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट यानी जो किसी घटना से रिलेटेड है, किसी इवेंट से रिलेटेड है। सेल्स रिपोर्ट जो सेल्स से रिलेटेड है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो प्रोग्रेस से रिलेटेड है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो फिजिबिलिटी से रिलेटेड है। फिजिबिलिटी हम आपको बताए थे पहले कि फिजिबिलिटी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether or not a change or strategy is feasible or in the best interest of business। feasibility report में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है क्या वो हमारे बिजनेस के लिए उपयोगी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, और क्यों नहीं होने वाली, उसके रीजंस क्या क्या हैं। साइट रिपोर्ट्स, साइट रिपोर्ट ऑल्सो लुक्स एट बिजनेस एक्टिविटी बट इंक्लूड्स रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। द लास्ट काइंड ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट, यानी साइट रिपोर्ट हमारे पीरियोडिक रिपोर्ट का लास्ट काइंड होता है। इसमें हम लोग बिजनेस एक्टिविटी को देखते हैं, लुकआउट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। इसमें हम इन रिकमेंडेशंस को भी इंक्लूड करते हैं ताकि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है पीरियोडिक रिपोर्ट को बनाने का? तो टू डिस्क्राइब द वर्क कैरिड आउट अंडर द प्रोजेक्ट, जो काम हो रहा है वो प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा काम हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स फॉर द रेलेवेंट पीरियड, हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या अचीवमेंट हासिल किया उसको हाईलाइट किया जाता है पीरियोडिक रिपोर्ट में। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स कर दिए 50 लाख के, 50 लाख के सेल्स एक महीने में हमने कर दिए, तो वो हाईलाइट करने के लिए आपका पीरियोडिक रिपोर्ट लिखा जा सकता है। टू प्रोवाइड अ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, टू द मैनेजमेंट, टू अपडेट मैनेजमेंट ऑन द डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क प्लान, हमारा प्रोजेक्ट वर्क प्लान कैसे फुलफिल हो रहा है, कितना फुलफिल हो चुका है, इसके विषय में अपडेट देने के लिए मैनेजमेंट को लिखा जा सकता है। समराइज प्रोग्रेस वर्सेस प्लान, प्रोग्रेस और प्लान को समराइज करने के लिए भी लिखा जा सकता है। प्रपोजल रिपोर्ट, अब इसमें एक थोड़ा सा फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रपोजल रिपोर्ट में RFP, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, इसको आप याद रखना है। RFP स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। अब प्रपोजल रिपोर्ट क्या होता है? द प्रपोजल इज अ वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। प्रपोजल प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट का एक वेरिएशन है प्रपोजल रिपोर्ट। अ प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टू डिस्क्राइब हाउ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द नीड्स ऑफ अनदर। प्रपोजल रिपोर्ट में हम ये बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को कैसे मीट कर सकती है, कैसे पूरा कर सकती है। मोस्ट गवर्नमेंटल एजेंसीज एडवर्टाइज देयर नीड्स बाय इशूइंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। So the request for proposal specify a need and potential suppliers prepare proposal report telling how they can meet the need। देखिए प्रपोजल रिपोर्ट में हम प्रपोजल रखते हैं अपना, एकदम बिल्कुल साधारण से यदि बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे हो रहा है।
प्रपोजल रिपोर्ट में आप अपना प्रपोजल रख रहे हैं कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द गोल ऑफ अ प्रपोजल इज़ टू गेन सपोर्ट फ्रॉम वंस प्लान बाय इन्फॉर्मिंग द अप्रोप्रिएट पीपल। इसमें हम अप्रोप्रिएट पीपल को इन्फॉर्म करते हैं ताकि हम अपने प्रपोजल का जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो, लेकिन मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ। प्रपोजल रिपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रिपोर्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है, उसमें कुछ बातों को प्रपोज करती है। ठीक है, प्रपोज वो वाला प्रपोज आप मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, जो होता है वो सब मत समझिएगा, कुछ और। ठीक है, प्रपोजल का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बताना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जैसे जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके कॉन्टेक्ट करेगा तो सबसे पहले, अब आप जानते हैं ये ऑफिसेज हैं तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा इसमें, तो इसमें पहले रिक्वेस्ट और प्रपोजल लिखा जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, और इसमें ये अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को उसको बताएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिए। स्टेप्स इन प्लानिंग द प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप्स इन राइटिंग द प्रपोजल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है सॉलिसिटेटेड प्रपोजल। सॉलिसिटेटेड प्रपोजल आर द प्रपोजल्स which are submitted in response to a specific call issued by sponsor. Such solicitations called request for proposal। यानी जो सॉलिसिटेटेड प्रपोजल्स होते हैं वो किसी स्पॉन्सर के द्वारा इशू किया गया कोई कॉल यानी कोई रिपोर्ट, उसके रिस्पॉन्स में लिखा जाता है। सच सॉलिसिटेशंस कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन usually have a specific requirement for format and technical content and may specify certain award terms and conditions। अभी भी थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। देखिए सॉलिसिटेटेड प्रपोजल क्या है। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कोई रिपोर्ट इशू कर रहा है, ठीक है। अब उस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में आप जो इशू कर रहे हैं उसी को हम सॉलिसिटेड प्रपोजल कहेंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स इन राइटिंग रिपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है APA स्टाइल, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शायद अगले चैप्टर में। एक मिनट, अभी आगे की हम बात करते हैं। देखिए हमको ज्ञान तो लेना है, लेकिन ज्ञान से ज़्यादा इस समय की महत्वता है। हमारे पास एग्ज़ाम करीब है और समय काफ़ी कम है, तो हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वही पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका APA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, APA का फुल फॉर्म क्या होता है, AMA का फुल फॉर्म क्या होता है। ये MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये स्पेशल फॉर्मेट है, स्पेशल स्टाइल है जो आप जब किसी भी प्रकार का रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ करते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये APA स्टाइल के विषय में क्वेश्चन मिलेगा। APA का फुल फॉर्म क्या होता है। आज हम लोग APA के फुल फॉर्म और MLA और AMA के फुल फॉर्म तक ही अपनी बात को सीमित रखेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स भी काफ़ी लेंदी थे और ये इस लेक्चर को मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। एक और लेक्चर रहेगा, इसके बाद से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सिलेबस हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, कारण क्या है कि वो उतना रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले APA, AMA और MLA की क्या आवश्यकता है। तो जो रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, अभी तक हमने जो रिपोर्ट्स की बात की वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया कि आप यदि रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब वो रिपोर्ट APA स्टाइल में लिखा जा सकता है, MLA स्टाइल में लिखा जा सकता है, AMA स्टाइल में लिखा जाता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है इसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे APA का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। APA का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का फुल फॉर्म है। और MLA का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ये शिकागो का है, जो शिकागो का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी जाके स्पीच दिए थे, उसी शिकागो की बात कर रहे हैं। और तीसरा है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन
ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड AMA मीन्स अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये सारे स्टाइल हैं और इन अलग अलग स्टाइल का अलग अलग फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट लिखते हैं। और यदि हम डिटेल में चर्चा करें तो काफ़ी समय लगेगा और ये लेक्चर मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। बस आपको फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान से इस फुल फॉर्म को नहीं भूलना है। APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और AMA मतलब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इन तीनों को याद रखना है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहें और उम्मीद करते हैं कि आप एंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी टारगेट सेमेस्टर से कर रहे हैं तो आपका 100% प्रिपरेशन होगा और कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी MCQs हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, यदि आप सारी MCQs और सारे लेक्चर्स देख लेते हैं तो कम से कम आपका 8 to 9 CGPA के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। कम से कम 8 to 9 CGPA यदि आप सारे लेक्चर्स और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। और यदि आपने एक बैच, आपको मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, एक सारथी बैच हमारे पास। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था सारथी बैच के विषय में। तो सारथी बैच है, ये सारथी बैच यदि आप खरीद लेते हैं तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, उसी प्रकार टारगेट गुरुकुल आपका सारथी बना हुआ है इस सारथी बैच में। और आपका सेमेस्टर एग्जाम काफ़ी अच्छे से जाएगा यदि आप ये सारथी बैच परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा चीज़ें कंपाइल्ड करके दी गई है। यहाँ पे आप एक एक चीज़ ढूंढेंगे, वहाँ पे हर एक चीज़ कंपाइल्ड है और आपको PDFs के फॉर्मेट पे दिए गए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए, यदि आप उसको केवल सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये आप यकीन करिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर।